नमस्कार। आज हम 20वीं सदी के शायद सबसे मुश्किल और दर्दनाक किस्सों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। भारत का विभाजन। ये एक ऐसी कहानी है, आज़ादी की भी और एक भयानक त्रासदी की भी। एक कहानी जिसे सचमुच खून से लिखा गया था। साल था 1947। आज़ादी का वादा एक भयानक सपने में बदलने वाला था। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत छोड़ा, सदियों से साथ रहने वाले समुदाय अचानक हिंसा के एक ऐसे बवंडर में फंस गए जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा और इसकी रूह हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सवाल यह है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस विभाजन की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को देखना होगा, जहां ब्रिटिश साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। देखिए, 6 साल लंबे वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता थी। मतलब वो दिवालिया हो चुके थे और भारत, जिसे वो कभी ताज का नगीना कहते थे, अब उनके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका था। तो उनकी पहली प्रायोरिटी बस एक ही थी, किसी तरह यहाँ से निकलो। तो रणनीति बिल्कुल साफ थी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन वो अपने पीछे कोई शांत जमीन नहीं छोड़ रहे थे। सच तो ये है कि दशकों से उनकी नीतियां ही इस संघर्ष के बीज बो रही थी। हम सब ने सुना है इसके बारे में, बांटो और राज करो की नीति। इसका सीधा सा मतलब था अलग अलग समुदायों, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दरारों को और गहरा करो। ये पक्का करो कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक न हो पाए। असल में वो एक बारूद का ढेर तैयार कर रहे थे। और इसी बटे हुए माहौल में दो बहुत बड़े नेता उभर कर सामने आए, और इन दोनों के पास भारत के भविष्य के लिए दो एकदम अलग, बिल्कुल जुदा नजरिए थे। एक तरफ थे कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू, जो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो एकजुट हो, धर्मनिरपेक्ष हो। वहीं दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हें डर था कि ऐसे भारत में मुसलमान हमेशा के लिए एक दबी कुचली माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे, और उनके हिसाब से इसका एक ही हल था, एक अलग देश, पाकिस्तान। जिन्ना का ये डर सिर्फ ख्याली नहीं था। वो उस वक्त यूरोप में जो हो रहा था उसे देख रहे थे कि कैसे वहां अल्पसंख्यकों को खत्म किया जा रहा था, और उन्हें लगता था कि अगर अपना देश नहीं मिला तो भारत में भी इतिहास खुद को दोहराएगा। भारत को एक रखने की एक आखिरी कोशिश भी हुई। एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें प्रांतों को ज्यादा आज़ादी मिलती, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो गई। नेहरू ने उसे मानने से इनकार कर दिया और बस बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। तो जो कूटनीति बंद कमरों में फेल हो चुकी थी, अब उसका नतीजा सड़कों पर दिखने वाला था, और वो बहुत ही भयानक होने वाला था। जिन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ी, पूरे देश में होने वाली हड़ताल थी। मकसद था ये दिखाना कि पाकिस्तान की मांग के पीछे मुस्लिम आवाम की कितनी ताकत है। अब कहने को तो ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, लेकिन उस वक्त माहौल इतना तनाव भरा था कि ये ऐलान बारूद के ढेर में एक चिंगारी की तरह साबित हुआ। कलकत्ता में हिंसा भड़क उठी। कई दिनों तक कलकत्ता शहर जलता रहा। हिंदू और मुस्लिम, जो कुछ दिन पहले तक पड़ोसी थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सड़कों पर कत्लेआम हुआ। सोचिए, सिर्फ 5 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इतिहास में इसे ग्रेट कैलकटा किलिंग के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता की आग देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अफवाहें, डर और नफरत, इन सब ने मिलकर हिंसा को और बेकाबू कर दिया। एकजुट भारत का जो सपना था, वो अब सड़कों पर दम तोड़ता हुआ दिख रहा था। भारत अब एक तरह से गृह युद्ध की कगार पर खड़ा था। तो लंदन से हालात संभालने के लिए एक खास आदमी को भेजा गया, लॉर्ड माउंटबैटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय, जिन्हें ब्रिटिश राज को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। माउंटबैटन बड़े करिश्माई इंसान थे। जल्द ही उन्होंने नेहरू का भरोसा भी जीत लिया, लेकिन उनका ये चाम और शाही रुतबा जिन्ना पर नहीं चल पाया। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान की राह में बस एक और रोड़ा मानते थे, और ये नफरत दोनों तरफ से थी। माउंटबैटन तो जिन्ना को एक मनोरोगी यानी साइकोपैथिक केस तक कहते थे। जब दोनों मुख्य लोगों में एक दूसरे के लिए इतनी कड़वाहट हो, तो किसी भी तरह के समझौते की उम्मीद करना ही बेकार था। तो अब माउंटबैटन घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो एक बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाएगा, और उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने आज़ादी की पुरानी तारीख को रद्द करके एक नई, बहुत जल्दी की तारीख तय कर दी, 15 अगस्त 1947। यानी एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटने के लिए अब उनके पास सिर्फ 73 दिन थे।
चलिए, ये तो तय हो गया कि बंटवारा होगा, लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक सवाल तो अभी भी हवा में था। वो लकीर जो भारत को बांटने वाली थी, वो आखिर खींची कहाँ जाएगी? ये जिम्मेदारी दी गई सर सिरिल रेडक्लिफ को। और कमाल की बात यह है कि ये एक ब्रिटिश वकील थे जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे यहाँ के भूगोल, यहाँ के गांव, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में कुछ पुराने नक्शों को देखकर पंजाब और बंगाल को बीच से काट देना था और लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करना था। जब आज़ादी के 2 दिन बाद इस रेडक्लिफ लाइन का ऐलान हुआ तो कयामत आ गई। 1.5 करोड़ लोग, जी हाँ, 1.5 करोड़ लोग रातों रात अपने ही घरों में अजनबी बन गए। वो बस उस लकीर के सही तरफ पहुंचने के लिए भागे और इस भगदड़ और भयानक हिंसा में कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी कभी नहीं बता सकते। इन नंबरों के पीछे लाखों इंसानों के उजड़ने, बचने और टूटने की कहानियां हैं। और ये कहानियां अक्सर उन छोटी छोटी चीज़ों में जिंदा हैं जिन्हें लोग भागते वक्त किसी तरह अपने साथ ले आए थे। किसी ने अपना मांग टीका साथ रखा ताकि उसे बेचकर परिवार का पेट भर सके। किसी के पास बस एक तलवार थी जो बाद में जंगल में पैदा हुए बच्चे की नाल काटने के काम आई। तो कोई अपनी रसोई से बस एक हमाम दस्ता उठा लाया। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये उस घर और उस जिंदगी के आखिरी सबूत हैं जो हमेशा के लिए पीछे छूट गए। ये विभाजन की उस भयानक त्रासदी के खामोश गवाह हैं। बंटवारे की ये विरासत आज भी जिंदा है, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के तनाव भरे रिश्तों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की यादों में और उस एक सवाल में जो आज भी गूंजता है। आखिर नक्शे पर खींची एक लकीर किसी के घर की परिभाषा कैसे बदल सकती है और अपनेपन के मायने हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है?